अग्नि 4 न्यूक्लियर केपेबल 4000 किलोमीटर की मिसाइल हुई है कल टेस्ट। एंड अगर आप देखें भाई तो डिटेल सामने आ रही हैं और टेस्ट करना ही करना है, टेस्ट करना ही करना है। चलो कर लो, कोई गल नहीं। और दूसरा ये है कि ये 10th टेस्ट है अग्नि 4 का। ये अग्नि 4 का 10th टेस्ट है और ये छठा जो है वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। बट एक न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है। यहां पर फिर भी हमारी तरफ से जो फोर्सेस की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि भैया हमको एक्यूरेसी उतनी ही चाहिए, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर हो। अगर न्यूक्लियर मिसाइल है, आप किसी सिटी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो टारगेट से 10 मीटर दूर जाके गिरी, रियली डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज न्यूक्लियर मिसाइल का द डिस्ट्रक्शन इज क्वाइट अ बिट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल गलियारों में भारत के मिसाइल प्रोग्राम और भारत की रणनीतिक नीतियों को लेकर बड़े सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। भारत इतनी सारी मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, लोग पूछते हैं कि भारत लगातार अग्नि, प्रलय, ब्रह्मोस और की सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण क्यों कर रहा है। 1. क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। भारत की रक्षा नीति का पहला नियम है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। इस नीति को प्रभावी बनाए रखने के लिए मिसाइलों का हमेशा आधुनिक, अचूक और तैयार होना जरूरी है। 2. यूजर ट्रायल्स और नई टेक्नोलॉजी। सिर्फ मिसाइल बना लेना काफी नहीं होता, उसे समय समय पर टेस्ट करना पड़ता है ताकि सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस का भरोसा बना रहे। भारत अब कैनिस्टर लॉन्चेस यानी कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स और MIRV यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड दागने की तकनीक का टेस्ट कर रहा है, जो 21वीं सदी के युद्ध के लिए बेहद जरूरी है। 3. आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्यात। भारत अब सिर्फ अपनी सेना के लिए मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि फिलीपींस जैसे मित्र देशों को ब्रह्मोस निर्यात भी कर रहा है। यानी ये टेस्ट भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबूत है। भारत को लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की क्या जरूरत है? जब भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगती हैं, तो भारत 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM क्यों बना रहा है? 1. टू फ्रंट थ्रेट और रणनीतिक संतुलन। भारत का मुकाबला सिर्फ 200-500 किलोमीटर की सीमा तक सीमित नहीं है। चीन की विशाल सैन्य क्षमता और उसके दूर दराज के रणनीतिक अड्डों को डिटेरेंस यानी रोकथाम के दायरे में लाने के लिए भारत को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। 2. हिंद महासागर और दूरस्थ क्षेत्र। भारत केवल अपनी जमीन की नहीं, बल्कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाता है। अगर कोई विरोधी देश दूर समंदर में या किसी दूसरे महाद्वीप में बैठकर भारत के खिलाफ घेराबंदी करता है, तो भारत की पहुंच वहां तक होनी चाहिए। 3. ग्लोबल पावर स्टेटस। दुनिया में अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की रक्षा वही देश कर सकता है जिसकी रणनीतिक मारक क्षमता यानी स्ट्रेटेजिक रीच वैश्विक स्तर की हो। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल 4000 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान तो टारगेट ही नहीं है, टारगेट तो चाइना भी नहीं है, टारगेट तो और मुल्क है। लेकिन ये किया होता 4000 किलोमीटर, पाकिस्तान ने तो सारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ही बदल जाना से। हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करना ही करना है, टेस्ट करना ही करना है। चलो कर लो, कोई गल नहीं। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने ये जो मिसाइल टेस्ट किया, ठीक है, मैं तो इसको जब देखा मैंने कहा यार इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी। आपने कौन सा कोई एक्टिव जंग हो रही भैन तुहाडी साडी, ये पॉस्चरिंग है। तो ये पॉस्चरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान जवाब देता रहेगा। पाकिस्तान के पास भी अपनी सारी कैपेबिलिटीज तो हैं, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। बहरहाल ये कहते हैं जनाब हमने ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने टेस्ट किया है। न्यूक्लियर इंडिया की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, वो उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसके अंदर जनाब ये आता है। और दूसरा ये है कि ये 10th टेस्ट है अग्नि 4 का। ये अग्नि 4 का 10th टेस्ट है और ये छठा जो है वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर दुनिया चुप क्यों रहती है, जबकि पाकिस्तान के टेस्ट पर तुरंत सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? ये एक बेहद दिलचस्प सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका, यूरोपीय देश या संयुक्त राष्ट्र भारत के ICBM टेस्ट्स पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, जबकि पाकिस्तान के परीक्षणों पर तुरंत वैश्विक चिंता जताई जाती है। इसके पीछे 4 सबसे बड़े और मुख्य कारण हैं। पहला कारण है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति। भारत की घोषित नीति नो फर्स्ट यूज की है,
यानी भारत कभी भी पहला परमाणु हमला नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसी कोई नीति नहीं है और वो छोटी-छोटी रणनीतिक झड़पों में भी परमाणु हमले की धमकियां देने लगता है। दूसरा कारण है प्रसार का इतिहास। परमाणु और मिसाइल तकनीक के मामले में भारत का रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग रहा है। भारत ने कभी भी अपनी संवेदनशील तकनीक किसी दूसरे देश को नहीं बेची। इसके उलट पाकिस्तान का EQ खान नेटवर्क पूरी दुनिया में कुख्यात रहा है, जिसने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को अवैध रूप से परमाणु तकनीक बेची। तीसरा कारण है वैश्विक समूहों में साख। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का अधिकृत और जिम्मेदार सदस्य है, जबकि पाकिस्तान ऐसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। चौथा और सबसे अहम कारण है आंतरिक स्थिरता। भारत एक मजबूत और परिपक्व लोकतंत्र है, जहां सेना पूरी तरह से चुनी हुई नागरिक सरकार की नियंत्रण में रहती है। दूसरी ओर पाकिस्तान राजनीतिक किधर पे जाएगा। अगर आप देखें 3760 का हमने नो टाइम दिया था, तो आप जरा देखें कि भाई रशिया, यूक्रेन, पूरा चाइना वाइना, पूरा इंटायर चाइना, टर्की फर्की सब मिला मिलू के जो हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें पूरी तरह से ये एक कवरेज हमको देता है। ठीक है जी, हमने ये मिसाइल लॉन्च करी है 4000 किलोमीटर की, जैसे मैंने आपको बताया रेंज था। 6 अगस्त को ये लॉन्च हुई। मीडियम IRBM बोल सकते हैं उसको, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बट ये लॉन्च आपके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया। नॉर्मली क्या होता है, DRDO एंड जो फोर्सेस होती हैं वो साथ में करती हैं। ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अपने आप करा है और अपनी जो मिसाइल फोर्स को टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि भाई हम अपनी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, हमको जो चीजें देखनी है उसके हिसाब से हम इसको लॉन्च करेंगे। अब देखिए, अच्छा, उसमें भी क्या हुआ कि जी एक इंडिया का मिसाइल आगे गिर गया, पता नहीं उसी दिन या अगले दिन पाकिस्तान ने, उस वक्त DGISPR ने बताया कि जनाब एक मिसाइल आया सी, वो सा देखिया या डिग पे। वो कहते हैं कि नहीं हम जंग से पहले भी चलाते हैं, हम जंग के बीच में हमने ब्रह्मोस चलाया। वो ब्रह्मोस इंडिया जो है वो अब वो कहते जी हम तो अब बेच रहे हैं, हमारा तो बहुत ज़बरदस्त वो टेस्ट हो गया, हमने भी टेस्ट किया, जैसे चाइनीज़ का इक्विपमेंट टेस्ट हो गया। चाइनीज़ तो खुश हैं। चाइनीज़ का देखें मिसाइल जो है ना वो टेस्ट होता ही कोई नहीं था। उन्होंने पता ही नहीं सी कि मिसाइल टेस्ट किंज कराने ने, उन्होंने पता लग गया वो तो पाकिस्तान के कोलों कराना। और मेरी ज़ाती राय ये है इसमें कि ये कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं के ऊपर आई विश कि इंडिया की जो फौज है उनको लड़ने की पूरी इजाज़त हो। इंडिया की फौज, देखिए दुनिया की हर फौज जो होती है ना वो लड़ना चाहती है, उनके अंदर नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, दिस दैट सारा कोई बेच होता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल इनेबलिंग जो रॉकेट मोटर्स लगाई आपने, आपका अपना टेक्नोलॉजी है, अपना अपने आप आपने करा। एंड जो उस समय पे नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो बड़ा क्लियर है कि भाई ये जो कंपोजिट रॉकेट मोटर है, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन आपने उस टाइम पे किया था। उसके बाद जो दूसरा चीज है विच इज कॉल्ड द रिंग लेजर जायरो, INS। इसका मतलब क्या है, ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, रिंग लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दिस इज अ बेसिक नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर ओरिएंटेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ट्रेजेक्टरी और आपका जो फाइनल टारगेट है उसकी तरफ कैसे जा रही है वो मिसाइल, कितना डिविएशन है, कितना नहीं है, कितनी एक्यूरेसी उस मिसाइल की, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कैसे वो टारगेट पे जाके गिरती है। अब ये जो मिसाइल्स हैं ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनली ये मिसाइल्स फायर कहीं ना कहीं नहीं होती है, ठीक है, कन्वेंशनली नहीं होती है। बट अगर हो भी तो इसकी एक्यूरेसी मैटर करती है। तो आपका जो CEP रेशो होता है कि भाई वो टारगेट है उससे कितने दूर जाके गिरती है, वो 2 मीटर जाके गिरती है, 3 मीटर जाके गिरती है, 10 मीटर जाके गिरती है, क्या क्या मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो हमारी जो एक्यूरेसी रही है वो बड़ी प्रिसाइज रही है, राइट। बट एक न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है। यहां पर फिर भी हमारी तरफ से जो फोर्सेस की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि भैया हमको एक्यूरेसी उतनी ही चाहिए, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर हो। अगर न्यूक्लियर मिसाइल है, आप किसी सिटी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो टारगेट से 10 मीटर दूर जाके गिरी, रियली डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज न्यूक्लियर मिसाइल का द डिस्ट्रक्शन इज क्वाइट अ बिट। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5th जनरेशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर है इसके अंदर, जो आपका 5G 5th जनरेशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, उसके अंदर जो डिविएशन डिटेक्शन है, रिकैलिब्रेट कैसे करना है मिसाइल को, डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं उसको कैसे करना है, एंड वन ऑफ द थिंग्स जो इन फ्लाइट डिस्टर्बेंसेस आती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल GPS स्पूफिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं,
ठीक है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ वॉर, तो उसको किस तरह से सबको साइड में हटा के इट शुड बी एबल टू कैलकुलेट जाना कहाँ है एंड कहाँ जाके लगना है। अब देखिए, आर्थिक विकास के लिए स्थिरता क्यों जरूरी है, ना कि लगातार जंग? कुछ लोग पूछते हैं कि देश हमेशा युद्ध की स्थिति में क्यों नहीं रह सकते। इसका सीधा जवाब है, गरीबी और बर्बादी जंग से आती है और समृद्धि शांति से आती है। निवेश का माहौल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कोई भी विदेशी कंपनी या निवेशक ऐसे देश में पैसा नहीं लगाता जहां हर समय युद्ध का खतरा हो। भारत में आज जो 80+ बिलियन डॉलर का FII FDI आ रहा है, वो भारत की आंतरिक और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण है। संसाधनों का सही इस्तेमाल। जब कोई देश लगातार जंग या संघर्ष में रहता है तो उसका सारा बजट गोला बारूद खरीदने में चला जाता है, जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ। जब देश में शांति होती है तो वो पैसा सड़कों, एक्सप्रेसवे, IIT, अस्पतालों, रिसर्च और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। मानवीय विकास, ह्यूमन कैपिटल। युद्ध का माहौल देश की युवा पीढ़ी से उनका भविष्य छीन लेता है। स्थिरता युवाओं को बिजनेस, स्टार्टअप, स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मौका देती है।